हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 का जो एनसीईआरटी का हिस्ट्री बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे 8 जो क्लास है उसका एनसीईआरटी का हिस्ट्री बुक। और इसमें हम फर्स्ट से लेकर जितने भी चैप्टर्स हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। उसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे को हम सॉल्व करेंगे। साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी होंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, उसको भी हम साथ ही साथ डिस्कस करते जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है कैसे, कब और कहाँ। तो इसमें जो सबसे पहला जो टॉपिक आता है तो उसमें सबसे पहला मानचित्र आता है। ये एक मानचित्र आता है जिसको हम यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ इमेज है और इसके थ्रू कुछ मैसेज है जिसको हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे क्या है कि ब्राह्मण ब्रिटेनिया को शास्त्र भेंट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे जो ब्राह्मण है ये ब्रिटेनिया को क्या कर रहे हैं, शास्त्र भेंट कर रहे हैं। ये जो मानचित्र था वो जेम्स रेनल के द्वारा बनाया गया था और 1782 में इसको बनाया गया था। रेनल को रॉबर्ट क्लाइव ने हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का काम सौंपा था। भारत पर अंग्रेजों की विजय के समर्थक रेनल को वर्चस्व स्थापित करने की प्रक्रिया में नक्शे तैयार करना बहुत ही महत्वपूर्ण लगता था। इस तस्वीर में दिखाया गया है कि भारत के लोग स्वेच्छापूर्वक अपने प्राचीन पवित्र ग्रंथ ब्रिटिश सत्ता के प्रतीक ब्रिटेनिया को सौंप रहे हैं, मानो वे भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए उसे आग्रह कर रहे हों। इस तस्वीर में जो दिखाया गया है वो है कि जो भारत के लोग हैं वो स्वेच्छापूर्वक अपने प्राचीन पवित्र जो ग्रंथ है, जो शास्त्र है, उसको ब्रिटिश सत्ता का जो प्रतीक है ब्रिटेनिया उसको सौंप रहे हैं। और इनसे वो दिखाना चाहते हैं, जो रेनल है जो बनाए हैं इस मानचित्र को, वो दिखाना चाहते हैं कि मानो कि जो भारतीय लोग हैं वो भारतीय संस्कृति की रक्षा करने के लिए उनसे आग्रह कर रहे हैं। तो ये इस मानचित्र का मतलब है जेम्स रेनल के द्वारा जो इस मानचित्र को बनाए थे। नेक्स्ट जो मानचित्र है वो है लिप्टन टी, यहाँ पे दिया हुआ है और कुछ ये मानचित्र है। ये जो लिप्टन टी था उस टाइम पे काफी ज्यादा फेमस हुआ था, फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड, यहाँ पे लिखा भी है लिप्टन टी। और फेमस था और ये जो लिप्टन टी था वो शाही लोग ही पीते थे, जो अमीर हुआ करते थे उस टाइम पे वही लोग पिया करते थे। विज्ञापनों से भी नापसंद पसंद तय होती है। ये बात तो सच है कि जो विज्ञापन होते हैं उससे भी इंसान को पता चलता है कि पसंद क्या है, नापसंद क्या है, और फिर वो पसंद नापसंद भी तय होने लगती है। पुराने विज्ञापनों से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि नए उत्पादों के लिए बाजार किस तरह तैयार हुए और किस तरह नई रुचियां चलन में आई। 1922 में लिप्टन चाय के लिए तैयार किया गया यह विज्ञापन इस बात की ओर संकेत करता है कि दुनिया भर के शाही लोग यही चाय पीते थे। तो ये जो इमेज है, ये जो मानचित्र है, ये जो विज्ञापन है, ये 1922 में बनाया गया था। लिप्टन चाय इसका यहाँ पे लिखा हुआ है और इससे पता चलता है कि उस टाइम के जो लोग थे वो इस चाय को, मतलब उस टाइम के जो शाही लोग थे वो इस चाय को पीते थे। इस तस्वीर में पीछे की तरफ एक भारतीय महल दिखाई दे रहा है, जबकि अगले हिस्से में ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया का तीसरा बेटा राजकुमार आर्थर घोड़े पर बैठा हुआ है। राजकुमार आर्थर को ड्यूक ऑफ कनॉट की पदवी दी गई थी। तो इस तस्वीर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे पीछे की तरफ महल है और इसके आगे जो रानी विक्टोरिया है उसका जो तीसरा पुत्र राजकुमार आर्थर है वो घोड़े पर बैठा हुआ है। इसको ड्यूक ऑफ कनॉट की पदवी मिली गई थी। यह जो है वो ब्रिटेन के सबसे ऊंचे रईस की उपाधि होती है जिसको ये आर्थर को मिली हुई थी, ये जो पदवी थी। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो है ये मानचित्र जो कि वारेन हेस्टिंग्स का है, जो 1773 में गवर्नर जनरल बने। इतिहास की किताबों में गवर्नर जनरलों के कारनामे, जीवनियों में उनकी गौरव गाथाओं और तस्वीरों में उनके भव्य व्यक्तित्व को उभारा जाता है। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो है जेम्स मिल। 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक एक विशाल 3 खंडों वाली किताब लिखी थी। ये जो जेम्स मिल थे वो स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक थे।
जिन्होंने 1817 में द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक एक किताब लिखी थी, विशाल किताब लिखी थी 3 खंडों वाली। इस किताब में उन्होंने भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश इन 3 खंडों में बांटा हुआ था। तो जो जेम्स मिल थे, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन्होंने क्या किया था कि एक किताब लिखी थी जिसका नाम था अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ठीक है। और इस किताब में उन्होंने 3 खंडों में इस विशाल किताब को बांटा था। और उसमें क्या था कि उसको क्या किए थे, उसमें क्या किए थे उस किताब में कि भारत के इतिहास को उन्होंने 3 खंडों में बांटा था, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। कालखंडों के इस निर्धारण को ज्यादातर लोगों ने मान भी लिया था। मिल की राय में ब्रिटिश शासन भारत को सभ्यता की राह पर ले जा रहा था। ये जो जेम्स मिल थे, उनके अकॉर्डिंग क्या था कि जो ब्रिटिश शासन है वो भारत को सभ्यता की राह पे ले जा रहा है, मतलब उसके लिए अच्छा कर रहा है, भारत के लोगों के लिए, भारत के लिए। इस काम के लिए जरूरी था कि भारत में यूरोपीय शिष्टाचार, कला, संस्थानों और कानूनों को लागू किया जाए। और इनके अकॉर्डिंग जो जेम्स मिल थे, उनके अकॉर्डिंग जो ब्रिटिश शासन है वो भारत को सभ्यता की ओर ले जा रहा था, और उसके लिए क्या जरूरी था कि भारत में यूरोपीय शिष्टाचार आए, कला आए, संस्थानों और कानूनों को लागू किया जाए। मिल ने तो यहाँ तक सुझाव दिया था कि अंग्रेजों को भारत के सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए, ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके। उनका मानना था कि अंग्रेजों की मदद के बिना हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता है। तो ये जो जेम्स मिल थे, उनके अकॉर्डिंग ये था कि जो ब्रिटिश शासन है वो भारत को सभ्यता की राह पे ले जा रहा है। साथ ही साथ उन्होंने यह तक सुझाव दे दिया था कि जो अंग्रेज है उनको भारत के सारे भूभाग पे, जितना जमीन है उसका जितना भाग है, उस सारे को कब्जा कर लेना चाहिए, ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान हो सके। उनका ये भी मानना था कि अंग्रेजों की मदद के बिना हिंदुस्तान कभी प्रगति नहीं कर सकता है। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि ये द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक एक किताब लिखे थे, और इन्होंने भारत के इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा था, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। अंग्रेजों द्वारा सुझाए गए वर्गीकरण से अलग हटकर इतिहासकार भारतीय इतिहास को आमतौर पर प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक काल में बांटकर देखते थे। तो अंग्रेज तो जो बांटे थे भारत के इतिहास के कालखंड, वो तो बांटे थे हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में। बट इससे हटकर कुछ इतिहासकार थे, वो उन लोगों ने भारत के इतिहास को आमतौर पर प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक काल में बांटकर देखते हैं। इस विभाजन की भी अपनी सीमाएं हैं। इतिहास को इन खंडों में बांटने की यह समझ भी पश्चिम से ही आई है। पश्चिम में आधुनिक काल को विज्ञान, तर्क और लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसी आधुनिकता की ताकतों के विकास का युग माना जाता है। उनके लिए मध्यकालीन समाज वे समाज थे जहां आधुनिक समाज की ये विशेषताएं नहीं थी। अंग्रेजों के शासन में लोगों के पास समानता, स्वतंत्रता और मुक्ति नहीं थी, न ही यह आर्थिक विकास और प्रगति का दौर था। बहुत सारे इतिहासकार इस युग को औपनिवेशिक युग कहते हैं। तो जो अलग इतिहासकार थे, जो अंग्रेजों से हटकर जो इतिहासकार थे, उन्होंने भारत के इतिहास को प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक काल में बांटा था। और आधुनिक काल को उन्होंने विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसी आधुनिकता की ताकतों के विकास का युग मानते थे, ठीक है। और उनके लिए जो भी इतिहासकार थे, उनके लिए जो मध्यकालीन युग था, उस टाइम पे वो युग अच्छा नहीं था जैसा कि आधुनिक समाज था, आधुनिक युग था। क्योंकि उस टाइम पे क्या था, अंग्रेज शासन चलाते थे, जिससे उनको, जो भारत के लोग थे, उनको स्वतंत्रता नहीं थी, समानता नहीं थी, मुक्ति नहीं थी। साथ ही उस टाइम पे आर्थिक विकास या प्रगति भी नहीं था। वो जो भी आर्थिक विकास हो रहा था वो अंग्रेजों का ही हो रहा था, भारत के लोगों का तो हो नहीं रहा था। तो वो लोग मध्यकालीन जो युग था उसको अच्छा नहीं मानते थे। उस युग को वो लोग औपनिवेशिक युग कहते थे, ठीक है, जिसमें जो अंग्रेज शासन करते थे भारत पे, भारत प्रगति के दौर पे नहीं था, आर्थिक विकास उसका नहीं हो रहा था। ये जो इमेज है वो जेम्स मिल का इमेज है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है औपनिवेशिक का अर्थ। जैसा कि हमने यहाँ पे देखा कि औपनिवेशिक युग औपनिवेशिक युग कहते थे मध्यकालीन युग को, या फिर मध्यकालीन जो
काल था उस टाइम पे, उसको वो लोग औपनिवेशिक युग बोलते थे। तो औपनिवेशिक का अर्थ क्या होता है उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो जब कोई देश किसी दूसरे देश पर विजय प्राप्त करके उस पर राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से अपना शासन स्थापित कर लेता है, तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशिक कहा जाता है, उपनिवेशवाद कहा जाता है। ठीक है, जब कोई देश किसी दूसरे देश पर, ठीक है, विजय प्राप्त कर लेता है और उस पर राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक या फिर सांस्कृतिक रूप से अपना शासन करता है, मतलब एक तरह से उसको गुलाम बना लेता है, तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? उपनिवेशवाद कहा जाता है। और औपनिवेशिक शब्द इसी व्यवस्था और शासन काल से जुड़ी हर चीज का वर्णन करता है। भारत के संदर्भ में क्या था? यह आमतौर पर ब्रिटिश शासन काल से संबोधित होता है, जैसे कि हमने यहाँ भी देखा। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार। ये भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार जो है, यहाँ पे हम इसका इमेज देख सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार 1920 के दशक में बनाया गया था। जब नई दिल्ली का निर्माण हुआ तो राष्ट्रीय संग्रहालय और राष्ट्रीय अभिलेखागार दोनों ही वायसराय के निवास के नजदीक बनाए गए थे। इससे पता चलता है कि अंग्रेजों की सोच में इन संस्थानों का कितना भारी महत्व था। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो है गृह विभाग को भेजी गई रिपोर्ट।